बच्चों, क्लास 12 आप सभी का नागरिक शास्त्र विषय की कक्षा में स्वागत करते हैं। आज बच्चों हम जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है वैश्वीकरण। क्या नाम बच्चों? वैश्वीकरण। सबसे पहले हमें जानना है कि आखिर वैश्वीकरण है क्या। बच्चों, जब कोई देश, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई देश विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के साथ पूंजी, वस्तु, सेवा तथा बौद्धिक संपदा इत्यादि का किसी प्रतिबंध के बिना परस्पर आदान प्रदान करता है तो उसे वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण के नाम से जाना जाता है। बच्चों, वैश्वीकरण तभी संभव है जब परस्पर ऐसे आदान प्रदान के दौरान किसी देश द्वारा कोई रुकावट अर्थात बाधा उत्पन्न ना की जाए और इस प्रक्रिया को कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संचालित करे जिस पर सभी देशों का अटूट विश्वास हो। बच्चों, जब सभी देश एक समान नियमों के अंतर्गत अपने व्यापार तथा निवेश इन्वेस्टमेंट जो होता है बच्चों का संचालन करते हैं तो स्वाभाविक है कि एक ही धारा प्रभावित होती है और यही बच्चों वैश्वीकरण है। आप सबको समझ ही आ गया होगा। यानी जब पूरे विश्व के लेवल पर एक देश दूसरे देश के साथ आदान प्रदान करता ना, किसी भी वस्तु, सेवा, पूंजी तथा बौद्धिक संपदा इत्यादि का, तो ऐसे समय में वैश्वीकरण होना संभव है। बच्चों, जो वैश्वीकरण होता है, विचार, पूंजी, वस्तु एवं सेवाओं का विश्वव्यापी प्रवाह वैश्वीकरण कहलाता है। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि वैश्वीकरण आखिर होता क्या है। बच्चों, हम देखते हैं वैश्वीकरण के पक्ष में यानी फेवर में क्या तर्क है ना। वैश्वीकरण में लोगों में विश्वव्यापी पारस्परिक क्या होता है? जुड़ाव आता है ना। वैश्वीकरण में लोगों में विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव आता है। वैश्वीकरण के कारण पूंजी की गतिशीलता बढ़ती है। इसमें प्रत्येक विदेशी अपनी जो विदेशी जो लोग होते हैं पूंजी निवेश बढ़ा सकते हैं ना, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तथा विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व के बैंक जैसी संस्थाओं पर निर्भरता कम होती जाती ना। वैश्वीकरण के कारण पूंजी की गतिशीलता बढ़ी है और इससे प्रत्येक विदेशी पूंजी निवेश बढ़ा भी है। ये हमने पक्ष में देखा, जिसमें कि राजनीतिक पक्ष भी, आर्थिक भी, सांस्कृतिक, अभी हम उसको आगे देखेंगे। हम विपक्ष में देखते हैं। वैश्वीकरण के व्यवस्था धनिकों का ज़्यादा धनी और गरीबों को ज़्यादा क्या कर रही है? गरीबी बना रही है। क्या कर रही है बेटा? ये विपक्ष में ध्यान दीजिएगा बच्चों। वैश्वीकरण की व्यवस्था जो है, धनिक जो यानी कि बहुत अमीर हैं वो और अमीर होते चले जा रहे हैं और जो गरीब है वो ज़्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं। ये विपक्ष में है। और हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, वैश्वीकरण से राज्य के गरीबों के हितों की रक्षा करने की उसकी क्षमता जो हो रही है ना बच्चों, वो कम होती चली जा रही है। और वैश्वीकरण में परस्पर संस्कृति की हानि भी होती जा रही है और अपने सदियों के पुराने जो जीवन मूल्य तथा उनको तरीक़ों से क्या होना पड़ रहा? हाथ धोना पड़ा। यानी जो लोगों में पुराने के रीति रिवाज चले आ रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं ना, क्योंकि वैश्वीकरण का प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ता जा रहा। ये हम विपक्ष में बता रहे हैं ना, क्योंकि कुछ चीज़ें की कमी भी आई, यानी तौर तरीक़ों की भी कमी आई है, रीति रिवाजों में कमी आई है, क्योंकि वैश्वीकरण कार्य एक देश दूसरे देश की संस्कृति को अपनाना चाहता है, इसमें काफ़ी कमी है। तो हमने बच्चों पक्ष में भी देखा वैश्वीकरण के और विपक्ष में भी हमने देखा। अब हम देखेंगे प्रभाव। बच्चों, हम देखते हैं वैश्वीकरण के सकारात्मक आर्थिक प्रभाव, है ना। पहला है वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि मतलब बढ़ी है ना। व्यापारों में क्या वृद्धि हुई, क्या बढ़ाव हुआ है। वैश्वीकरण के कारण संपूर्ण विश्व में वस्तुओं के व्यापार में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अलग अलग देशों ने अपने यहाँ होने वाले आयात पर लगने वाले प्रतिबंधों को कम किया ना। ये क्या हुआ? इस वजह से व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई है। और दूसरा हम देखते हैं पूंजी के प्रभाव में वृद्धि। दूसरा क्या पॉइंट है बच्चों? पूंजी के प्रभाव में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण संपूर्ण विश्व में
पूंजी की आवाजाही में वृद्धि हुई है। पूंजी के आवाजाही पर अपेक्षाकृत कम प्रतिबंध है। पूंजी माने पैसा कौड़ी ना, जो लोगों पास पैसे होते हैं उनमें क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। अब धनी देश के निवेशकर्ता जो इन्वेस्टमेंट करते थे अपने धन का अपने देश के स्थान पर कहीं और निवेश कर सकते हैं ना। जैसे मान लो भारत में रह रहे हैं, वो अपने पैसे को कहीं और निवेश करना चाह रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो कहाँ कर सकते हैं, दूसरे देशों में जाके, विशेषकर विकासशील देशों में जहाँ उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो। यानी कि अपने पैसे, जैसे भारत में उनका इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा, तो वो जाके अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी जाके दूसरे देशों में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि निवेश कर सकते हैं, यानी कि पूंजी के प्रभाव में वृद्धि हुई है। बच्चों, अब हम देखते हैं तीसरा, विचारों के समक्ष राष्ट्र की सीमाओं की बाधा नहीं। फटसाएंगे। वैश्वीकरण क्या, एक देश से दूसरे देश में लोगों में आवागमन में वृद्धि हुई है ना। बच्चों, हमने व्यक्ति के आवागमन में वृद्धि देखी, लेकिन हम तीसरे पॉइंट को पहले देख लें। विचारों के समक्ष राष्ट्र की सीमाओं की बाधा नहीं है ना। वैश्वीकरण के कारण जब विचारों के समक्ष, है ना, जब अपने विचार होते हैं, राष्ट्र की सीमाओं में बाधा नहीं रहती, यानी अपने विचार दूसरे देशों के विचारों के साथ हम बांट सकते हैं, उनका प्रवाह आबाद हो गया है। इंटरनेट है, कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार इसका एक उदाहरण है ना। इंटरनेट के ज़रिए हम एक देश से दूसरे देश में जुड़ सकते हैं ना, इसमें कोई भी बाधा नहीं है। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। और हम चौथे पॉइंट पे आते हैं कि वैश्वीकरण का जो चौथा पॉइंट, व्यक्तियों के आवागमन में यानी आने जाने में भी वृद्धि हुई है। एक देश से हम दूसरे देश बहुत ही आसानी से, चाहे हवाई जहाज़ के द्वारा या किसी तरह से हम अपना कोई भी संपर्क करना चाह रहे हैं दूसरे देश से, तो हम यानी आने जाने में हमें बहुत वृद्धि हुई है। ये भी वैश्वीकरण का प्रभाव है ना। वैश्वीकरण के कारण एक देश से दूसरे देश में लोगों के आवागमन में वृद्धि हुई है। एक देश के लोग दूसरे देश में काम धंधा कर रहे हैं, यद्यपि लोगों का आवागमन वस्तुओं और पूंजी के प्रवाह की गति से नहीं बढ़ा, बल्कि आने जाने से भी बढ़ा है ना। लोग एक देश में रह रहे हैं और दूसरे देश में जाकर अपने पैसे को जब निवेश कर रहे हैं, तो यानी जाकर अपना वहाँ पर बिजनेस भी देख सकते हैं ना। ये भी वैश्वीकरण का प्रभाव है। अब हम आते हैं पारस्परिक जुड़ाव का बढ़ना। जुड़ाव मतलब जुड़ना, है ना। आर्थिक वैश्वीकरण में लोगों में पारस्परिक जुड़ाव बढ़ रहा है। किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। पारस्परिक निर्भरता की गति अब तीव्र हो गई है ना। जो आपस में जो अपनी पारस्परिक जो निर्भरता होती थी, यानी जो अपनी जो निर्भरता थी, वो कम होती चली जा रही है। हम लोग एक दूसरे पे डिपेंड होना शुरू हो गए ना। और वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न भागों में सहकार, व्यवसाय एवं लोगों के मध्य जुड़ाव बढ़ रहा है। यानी दूसरे लोग एक दूसरे पर निर्भर रहने लगे, परस्पर अपने पर रहने के बजाय दूसरों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरों की सलाह, दूसरों की मशवरा, दूसरों की बातें, दूसरों के सुझाव, हाँ, एक दूसरे से लेकर, और किसी काम को करना है तो हम एक देश से दूसरे देश के लोगों से मिलकर, यानी जुड़ाव बढ़ता चला जा रहा है पारस्परिक, वो भी वैश्वीकरण के कारण हो रहा है। और इसका कई उदाहरण, किसी चीज़ से भी हम फ़ोन के द्वारा, नेट के द्वारा ना, इंटरनेट के द्वारा है, तरह तरह की चीज़ जो कि आजकल तकनीकी बढ़ती जा रही, जिसके कारण से हम एक दूसरे से जुड़ाव संबंध बना पा रहे हैं। बच्चों, अब हम आते हैं वैश्वीकरण के नकारात्मक आर्थिक प्रभाव। अभी हमने देखा था वैश्वीकरण के सकारात्मक आर्थिक प्रभाव, यानी अब हमारे नेगेटिव यानी नकारात्मक। अभी हमने पॉजिटिव देखा, अब हमने नेगेटिव यानी नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ रहा है वैश्वीकरण का। जनता का विभाजन क्या हो रहा है? लोगों का विभाजन हो रहा है। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण, है ना, संपूर्ण विश्व में जनता यानी जनमत, जो जनता का जो मत है, बड़ी गहराई में विभाजित हो रहा है। लोगों का जो मत है, यानी जो एक मत होकर जो लोग विचार करते थे, अब क्या हो रहा है? गहराई में होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा? क्योंकि दूसरे देशों पर निर्भर होने, दूसरे देशों की जो सलाह मशवरा सब हो रहा है, दूसरों की सुझाव ले रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि जनता का विभाजन होता जा रहा है। यानी जो जनमत था, जो जनता एक मत होती थी, उसमें क्या होती जा रही? बहुत बड़ी खाई आती जा रही, बहुत बड़ी गहराई होती जा रही, और वो जनता होती जा रही विभाजित, हाँ, बढ़ती चली जा रही है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, सरकार द्वारा सामाजिक न्याय की अपेक्षा। हाँ, अब हम क्या देखेंगे? सेकेंड पॉइंट देखेंगे, जो भी ये नकारात्मक है। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण सरकारें अपनी कुछ जिम्मेदारियों से अपना हाथ खींच रही हैं, है ना।
सरकार क्या कर रही है, अपना हाथ खींच रही है, यानी कि जो सरकारी जो जिम्मेदारी थी न्याय की वो अपना हाथ यानी कि अपने को पीछे करती चली जा रही है। इस कारण क्या हो रहा है कि न्याय के पक्षधर लोग चिंतित हैं, जो न्याय होता था और जो उनके फेवर में होते थे वो लोग चिंतित हो रहे हैं। इनका मत है ना कि आर्थिक वैश्वीकरण में एक बड़े छोटे वर्ग को लाभ प्राप्त हुआ है, जबकि नौकरी और जन कल्याण के लिए सरकार पर आश्रित रहने वाले लोग बदहाल हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं ना। उन लोग जो सरकार जबकि नौकरी और जो जन कल्याण के लिए सरकार पर आश्रित थे, यानी उन्हीं के ऊपर अपने को पूरी तरह से उन पर ये थे कि हम मतलब उन्हीं के द्वारा जो उनको नौकरी मिलती थी, है ना, उन्हीं के ज़िम्मे थे, तो वो लोग क्या हो रहे हैं, उन लोग बदहाल और उनका यानी उन पर नुकसान होता चला जा रहा है ना, क्योंकि वो लोग उन पर आश्रित थे, है ना। वो चाहते थे कि हमको सरकारी नौकरी वहाँ से मिलेगी, यानी जो लोग सरकार पर निर्भर थे वो बदहाल होते चले जा रहे हैं, यानी कि वो उनका हाल बुरा होता चला जा रहा है, क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है ना। सरकारों द्वारा सामाजिक न्याय की अपेक्षा और जो उनसे वो चाहते थे कि उनको न्याय मिले, जबकि नौकरी और जन कल्याण के लिए सरकार पर आश्रित रहने वाले लोग जो निर्भर थे वो अब उन पर निर्भर नहीं होते चले जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, उनका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। गरीब देशों के लिए अहितकर है, यानी कि हितकर नहीं है, उनके लिए हित नहीं है, उनका अच्छा नहीं हो पा रहा है ना। विश्व में हो रहे अनेक आंदोलनों ने बलपूर्वक किए जा रहे वैश्वीकरण को रोकने का आवाज़ उठाई है। बहुत से लोग जगह बच्चों आज भी आंदोलन हो रहा है कि ये वैश्वीकरण को रोका जाए, क्योंकि इसमें गरीब देश आर्थिक रूप से बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है। यानी जो गरीब देश है उनका तो तरक्की हो नहीं रही, उनको तो बढ़ावा मिल नहीं रहा, बल्कि वो और नीचे होता चला जा रहे हैं वैश्वीकरण के कारण। तो उन लोगों ने, वहाँ के देशवासियों ने आंदोलन भी किया ताकि वैश्वीकरण का रोका जाए, क्योंकि इसमें गरीब देश आर्थिक रूप से बर्बादी के कगार पर पहुँच जाता है। विश्व में हो रहे अनेक आंदोलन ने बलपूर्वक किए जा रहे हैं वैश्वीकरण को रोकने की आवाज़ भी उठाई है ना, क्योंकि इसमें गरीब देश आर्थिक रूप से बर्बाद होता चला जा रहा, और जो गरीब थे वो और गरीब भी होते। ये वैश्वीकरण के बच्चों नकारात्मक आर्थिक प्रभाव थे, है ना। अब हम आते हैं वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। बच्चों, अब हम देख रहे हैं वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। पहला देखते हैं कि वैश्वीकरण ने कुछ राज्यों में राज्य की शक्ति को कमज़ोर किया, है ना। वैश्वीकरण ने कुछ राज्यों में राज्यों की शक्ति को कमज़ोर कर दिया, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में अब राज्य कुछ एक मुख्य काम जैसे कानून व्यवस्था को बनाए रखना तथा अपने नागरिकों की सुरक्षा करना आदि ही अपने को सीमित रखते जा रहे हैं। ये वैश्वीकरण के कारण होना, जो कि राजनीतिक प्रभाव हैं, है ना। और वैश्वीकरण के चलते पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय नियमों, है ना, जो पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय निगमों को भूमिका बढ़ी है। इसमें सरकारी यानी जो सरकारों के अपने दम पर जो फैसला करने की क्षमता थी वो क्या हो गई, अब कमी होती चली जा रही है। यानी कि वैश्वीकरण के चलते पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका बढ़ी है, और इसमें सरकारों के अपने दम पर जो फैसला करने की क्षमता थी ना, सरकार क्या करती थी, अपने बलबूते पर जो फैसला करती थी उसमें कमी आती चली जा रही है। क्यों आती चली जा रही है? क्योंकि वो दूसरे पर निर्भर रह रही है ना। दूसरे देशों से सलाह लिया जा रहा है, दूसरे देशों के नियम कानूनों को अपने में शामिल किया चला जा रहा है। इससे क्या होती जा रही है, सरकार जो अपने दम पे फैसला करती थी उसमें कमी तो आती जाएगी वैश्वीकरण के कारण। अब हम देखते हैं वैश्वीकरण ने राज्य शक्ति में वृद्धि भी की है ना। वैश्वीकरण के फलस्वरूप अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी बूते राज्य में नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकता है। इस सूचना के दम पर राज्य ज़्यादा से ज़्यादा कारागार ढंग से काम कर सकते हैं, है ना। वैश्वीकरण ने राज्य की शक्ति में वृद्धि की है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप प्रौद्योगिकी बूते जो होती ना, जो उनकी यानी कि मॉडर्नाइजेशन, है ना, और प्रौद्योगिकी यानी इंडस्ट्रियल एरिया में वो क्या रहा है कि हम जो देख रहे हैं ना बच्चों, ये तीसरा पॉइंट, वैश्वीकरण ने राज्य की शक्ति में वृद्धि की है ना। और वैश्वीकरण के फलस्वरूप अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी
के बलबूते पे राज्य नागरिकों के बारे में, यानी अपनी जो इंडस्ट्रियल है उसके वजह से नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकता है, और इस सूचना के दम पर राज्य ज़्यादा से ज़्यादा कारगर ढंग से काम कर सकते हैं ना। ये हमने देखा बच्चों वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। अब बच्चों हम देखते हैं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। पहला हम देखते हैं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव, नकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को देखते हुए जो नकारात्मक है, इस भय को बल मिला, यानी एक तरह से डर पैदा होता जा रहा है कि ये प्रक्रिया विश्व की संस्कृतियों को खतरा पहुंचाएगी ना। सब देखो बच्चों, प्रत्येक देश में अपनी अपनी संस्कृति होती है ना, और यदि एक देश दूसरे संस्कृति को अपनाने लगे तो क्या होगा, अपनी संस्कृति पर खतरा तो आएगा ही, है ना, क्योंकि हम ना अपनी संस्कृति अपना पाएंगे ना दूसरे देश। क्योंकि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समृद्धता लाता ना, एक ला रहा है, यानी कि हमारी भी संस्कृति एक जैसी, तुम्हारी भी। अब भारत इंग्लैंड की संस्कृति को अपना ले या इंग्लैंड किसी, तो ये होता क्या, खतरा तो पैदा हो रहा है, क्या एक जैसा रह नहीं जाएगा, जिसमें विश्व संस्कृति के नाम पर पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है। इस कारण विभिन्न संस्कृतियाँ अब अपने को प्रभुत्वशाली अमेरिका ढर्रे पे ढालने लगी है ना, जहाँ ज़्यादा प्रभुत्व है, यानी जहाँ बहुत देश ऊंचा उठ रहा उसकी संस्कृति को अपनाने लगे। इसमें पूरे विश्व में विभिन्न संस्कृति को समृद्धि धरोहर धीरे धीरे क्या होती जा रही बच्चों, खत्म होती जा रही। जो अपनी संस्कृति थी वो क्या हो रही है, प्रत्येक देश की खत्म होती जा रही। ये स्थिति समूची मानवता के लिए खतरनाक है ना, पूरे मानवता के लिए। क्यों? क्योंकि हर एक देश की बच्चों अपनी अपनी संस्कृति होती है ना, अपना अपना रीति रिवाज होता है, अपना अपना तरह से रहने का कल्चर होता है, और एक देश दूसरे देश की संस्कृति को अपनाने लगेगा और मिली जुली हो जाएगी। इससे क्या हो रहा है, खतरा तो है ही। जो मानवता है, यानी कि जो मनुष्य के अंदर जो अपनी संस्कृति को अपनाने की, वो खत्म होती चली जा रही। अब हम देखते हैं बच्चों सकारात्मक, ये तो नकारात्मक संस्कृति का प्रभाव था। अब हम देख रहे हैं सकारात्मक। बच्चों हम क्या देख रहे हैं, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक सकारात्मक प्रभाव। जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि वैश्वीकरण बाहरी संस्कृति के प्रभाव से हमारी पसंद नापसंद का दायरा क्या होता जा रहा है बच्चों, बढ़ता जा रहा है ना। जैसे बर्गर के साथ साथ मसाला डोसा भी अब हमारे खाने में शामिल होने लगा। तरह तरह के कई देशों का हम लोगों ने अपने जीवन शैली में हम लोग क्या करने लगे, प्रयोग करने लगे ना, कि हम कई देशों के जो भोजन व्यंजन वगैरह उनको भी हम अपने देशों में अपने संस्कृति में शामिल करने लगे ना। इसके परिणाम स्वरूप कभी कभी संस्कृति का परिष्कार भी होता है। जैसे कि कभी कभी आप लोग देखा होगा ड्रेसेस में भी देखो, जीन्स के साथ खादी कुर्ता भी हम लोग, यानी मिला जुला हम लोग पर असर पड़ रहा है। किसी देश का हम लोग जीन्स वहाँ पर पहनी जा रही है, यहाँ वहाँ कुर्ता पहना जा रहा है, तो हम लोग मिला जुला के भी पहन रहे हैं। वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही। क्यों होती जा रही? क्योंकि हम लोग प्रत्येक देशों की संस्कृति को अपना रहे हैं। तो ये बच्चों हो गया एक तरह से सांस्कृतिक सकारात्मक प्रभाव, यानी कि पॉजिटिव, और ये जो था ये नेगेटिव था, बुरा प्रभाव पड़ा। लेकिन हमको देखना है कि हमको कौन सा, हमारे जीवन पे कौन सा प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों अब हम आते हैं वैश्वीकरण के गुण। अब हमको देखना है कि इसमें वैश्वीकरण में क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या गुण हैं, है ना, जो कि निम्नलिखित हैं। वैश्वीकरण की अवधारणा आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर वस्तुओं के मूल्य कम करने में मददगार हुई ना। जो आपस की जो कॉम्पिटिशन्स की भावना थी ना, उसको बढ़ाकर वस्तु के मूल्य को कम कराने में मददगार सिद्ध हुई है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता जो होते हैं ना, जो माल को यूज़ कर रहे हैं, जो ना जैसे हम लोग हैं उपभोक्ताओं को अधिकांश लाभ पहुंचाना हम लोग को, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण काफ़ी चीज़ें हम लोग को मिलती है ना। अगर बाहर की चीज़ें हमारे जीवन में ना हमको ना मिले तो हम लोग को क्या लाभ मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग को जो उपभोग कर रहे हैं ना, वस्तु का हम लोग जो संभाल रहे हैं, यानी देख रहे हैं, जो हम लोग को मिल रही हैं, बहुत सारी फॉरेन से ऐसी ऐसी चीज़ें जो आ रही हैं बच्चों, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है ना। बाहर के ऐसे सामान, एक दूसरे यहाँ के सामान दूसरे देशों में जा रहे हैं, दूसरे देश के सामान, तो हम लोग कहते हैं ना ये इम्पोर्ट सामान है, ये फॉरेन के सामान है, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हम लोग को मिल रही हैं। ये एक तरह से गुण है। वैश्वीकरण का एक गुण ये भी है कि इसकी वजह से एक ही वस्तु के विभिन्न उत्पादक मैदान में कूद पड़ते हैं ना, यानी जो पैदावार कर रहे हैं उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने में सर्वश्रेष्ठ और स्वतंत्रता मिल रही ना, कि जो एक जगह से दूसरे जगह को सामान को ले जा रहे हैं,
हाँ, और जो सामान को जो मतलब उस सामान को जो बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या करें, एक देश से दूसरे देश को ला के दे रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, जो उपभोक्ता हैं यानी जो यूज़ कर रहे सामान को, उनको उसमें स्वतंत्रता मिल रही उन सामानों को लेने में, है ना। और हम देखते हैं कि और गुणों को देखते हैं तो वैश्वीकरण एक अन्य गुण ये भी है कि इसमें राष्ट्रीय उद्योगों को वैदेशिक संबंधता में भी अभिवृद्धि होती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने में सहायता मिली, यानी कि एक दूसरे के संबंध में भी सुधार आ रहा है ना। कैसे हो रहा है कि जब वैश्वीकरण के राष्ट्रीय उद्योगों को, यानी कि एक उद्योग दूसरे देशों में जब पहुंचाने में क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, एक दूसरे के संबंध भी बढ़ रहे हैं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने में सहायता मिल रही है, यानी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हो रहा है ना, कि एक सामान दूसरे देश से आयात निर्यात हो रहा, यहाँ कमी पड़ रही तो दूसरे देश से आ रही, दूसरे देशों में कमी पड़ रही तो यहाँ से जा रही। यही तो वैश्वीकरण का गुण है बच्चों, कि एक देश से दूसरे देश सामान लाना ले जाना, हर एक वस्तु, पूंजी का निवेश, सब चीज़ क्या हो रहा है, वैश्वीकरण की तो गुणित है बच्चों, कि एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारी चीज़ें ऐसा हो रही हैं, और इनके लिए कई सुविधाएं हैं, आने जाने का निर्यात और आयात होना भी ना। इससे क्या रहा, जो लोग हम लोग जैसे जनता, इनको बहुत लाभ भी मिल रहा है। हम लोग को बहुत सारे ऐसे सामान मिल रहे हैं जो विदेशों में हैं, और यहाँ के सामान जब हमारे दूसरे देश से सामान, तो वो विदेशी सामान कहलाने लगता है ना। और अपने ही देश के सामान को यदि बच्चों हम लोग यूज़ करें, हम उसको कहेंगे कि हमारे देश का। लेकिन जब हमारे देश से दूसरे देश को, एक दूसरे देश से आदान प्रदान होता है, तो हम लोग उसे कहते हैं ना कि विदेशी सामान है ना, फॉरेन के सामान है, इम्पोर्टेंट सामान है ना, कहते हैं बच्चों, विदेश से आया हुआ है, ये फॉरेन का है ना। तो ये भी एक तरह का बहुत अच्छा गुण है। अब हम देखते हैं कि वैश्वीकरण के दोष क्या हैं बच्चों। हम लोग वैश्वीकरण के दोष अब देखेंगे ना, जैसे कि हमने आपको बताया था गुण, और दोष देखते हैं। वैश्वीकरण को अपनाने में पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिला है ना, जो अमीर थे, जिनके पास पूंजी है, उनको बहुत बढ़ावा मिला है ना। ये भी एक दोष है। जो गरीब है उनको तो नहीं मिल पाए, लेकिन जो पूंजीवाद थे, जिनके पास पूंजी थी, उनको इसलिए बढ़ावा मिला कि वो अपनी पूंजी को इन्वेस्ट कर सकते दूसरे देशों में, कई बिज़नेस ऐसा कर सकते हैं जिससे कि पता चला एक देश में रहे, दूसरे देश में उनका बिज़नेस चला। तो ये पूंजीवादियों का प्रोत्साहन मिला है। वैश्वीकरण के मूलभूत उद्योग में स्थान पर उपभोक्ता वस्तुओं से संबंध उद्योगों को अधिक महत्व दिया जाता है ना। जो मूलभूत उद्योग हैं, स्थान पर उपभोक्ता जो यूज़ कर रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है, उद्योगों से अधिक महत्व मिल जाता है ना। और वैश्वीकरण के राज्यों को ताकत में कमी आई है। कई राज्य ऐसे भी हैं जिनमें अपने पर जो निर्भर थे, उनमें कमी आई। इसके कारण राज्य ने लोक कल्याणकारी राज्य कार्य में अपना हाथ खींच लिया, यानी कि जो लोग एक कल्याणकारी राज्य, यानी कि जो कल्याण कर रहे थे, एक दूसरे का भला कर रहे थे, उस और एक दूसरे के लिए आगे सोचते, वो अपना हाथ इसलिए खींचते चले जा रहे हैं कि जो आपस में राज्य में करते थे वो उतना नहीं हो पा रहा है, जिसका लक्ष्य आर्थिक व सामाजिक कल्याण होता था। अब लोक कल्याणकारी राज्य के स्थान पर अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का आधार बन गया बच्चों, है ना। ये भी एक तरह के दोष हैं जो कि हमने वैश्वीकरण के गुण और दोष देंगे। अब हम देखेंगे बच्चों वैश्वीकरण की विशेषताएं। बच्चों हम देखते हैं विशेषताएं ना। वैश्वीकरण से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्रियाकलापों में तेज़ी आई है, यानी जो वित्त यानी पैसों की जो लेन देन था, उससे क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय उस पर क्रियाकलाप जो होते हैं उस पर तेज़ी आना है। वैश्वीकरण से अंतर्राष्ट्रीय बाजार का प्रादुर्भाव, यानी बहुत ही बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार थे वो और बढ़े वैश्वीकरण के कारण। व्यापार का तीव्रता से विकास होने के कारण इसमें बहुराष्ट्रीय नियमों का अधिक महत्व मिला है ना। जब व्यापार में यानी बाजारों में तीव्रता आई, तो व्यापार का जो तीव्रता से विकास होने के कारण, वैश्वीकरण के कारण जो व्यापार में तीव्रता आई बच्चों, उससे बहुराष्ट्रीय नियमों का अधिक महत्व बढ़ा है। यानी कि हमने ये बच्चों वैश्वीकरण की गुण को देखा, दोष देखा, विशेषता देखा। अब हम देखेंगे उदय का क्या कारण था बच्चों। हम देखते हैं वैश्वीकरण के उदय के कारण। बच्चों वैश्वीकरण के जो हमने उदय के जो कारण आपको बताने जा रहे हैं। पहला कारण था कि वैश्वीकरण के उदय का प्रमुख कारण युद्ध की संभावना को कम करना भी था ना। जो आपस में विश्व में युद्ध हो रहा था, उसमें आपस में जब हम वैश्वीकरण करेंगे तो एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे के संबंध होंगे, तो युद्ध को संभावना को कम करना भी ये वैश्वीकरण के उदय का प्रमुख कारण था। इसके उदय का एक कारण राष्ट्रों की अलगाववाद, यानी आपस में जो बुराइयां थी, जो आपस में अलगाव था मन का, है ना, एक दूसरे के प्रति जो द्वेष था वो समाप्त करना, विश्व व्यवस्था में सक्रिय करना था ना।
यानी कि जो अलगाव बीच में एक दूसरे देश के बीच में जो मनमुटाव हो गया था उसे समाप्त करना भी उदय का कारण था, वैश्वीकरण का उदय का कारण था। तीसरा है पर्यावरण संतुलन को लगातार बनाए रखना भी वैश्वीकरण के उदय का कारण था। बच्चों मैंने आपको ये 3 कारण बताए, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। पहला कारण था वैश्वीकरण के उदय का प्रमुख कारण युद्ध की संभावनाओं को कम करना। जो आपस में युद्ध बार बार छिड़ रहा था विश्व में, इससे क्या होता है, वैश्वीकरण से जब एक दूसरे के संबंध में सुधार हुई, एक दूसरे से संबंध बढ़े, तो युद्ध का संभावना क्या हुई बच्चों, कम हुई। और दूसरा हमने देखा कि राष्ट्रों के अलगाववाद यानी आपस में जो अलगाव थे, बुराइयां थी, मनमुटाव था, वो भी समाप्त हुआ। पर्यावरण संतुलन को लगातार बनाए रखने के लिए भी वैश्वीकरण का उदय होना आवश्यक था। अब हम बच्चों, जबकि आपने देखा मैंने वैश्वीकरण के बारे में पढ़ाया बच्चों, अभी हम आपको दिखाते, जब मैंने आपको वैश्वीकरण क्या है ना, वैश्वीकरण के पक्ष में विपक्ष में आपको हमने तर्क बताए, है ना बच्चों। हमने आपको वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क बताए, विपक्ष में। फिर हमने आपको प्रभाव बताया, वैश्वीकरण के सकारात्मक आर्थिक प्रभाव। फिर हमने आपको वैश्वीकरण के नकारात्मक आर्थिक प्रभाव को बताया, जो कि बहुत अच्छे से आपने सुना भी। और उसके बाद हमने आपको बताया वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। फिर वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को हमने बताया। और फिर हमने आपको वैश्वीकरण के गुण बताए, वैश्वीकरण के दोष, विशेषताएं बताई और उदय के कारण। अब आपको हम इसी से संबंधित यानी वैश्वीकरण जो पार्ट है उससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न दे रहे हैं। इनको आप सुनिएगा, सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। समझने के बाद सारे प्रश्नों को हल करिएगा और कॉपी में अच्छी राइटिंग में लिखिएगा। पहला प्रश्न जो हम आपको दे रहे हैं, वैश्वीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, वैश्वीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। दूसरा है वैश्वीकरण के आर्थिक सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव क्या है, लिखिए। वैश्वीकरण के आर्थिक सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, दोनों प्रभावों को आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है वैश्वीकरण के गुण, दोष तथा उदय के क्या कारण थे, उनको लिखिए। वैश्वीकरण के गुण, दोष तथा उदय के कारण लिखिए। बच्चों, अब हम यहीं पर अपनी नागरिक शास्त्र की कक्षा को समाप्त करते हैं और इसका जो वैश्वीकरण का कुछ टॉपिक और रह गया वो मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगी। यहीं पर बच्चों अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।